Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to study class 8 history chapter number 5 when people rebel 1857 and after. Okay, so basically we will be studying about the causes of the revolt of 1857 and the aftermath of the revolt of 1857, what all the administrative policies were there before the revolt and what were the changes implemented by the Britishers, how the East India Company administration came to an end, and how the British Raj was established on the Indian subcontinent. So less talking and more working. Let's start the chapter when people rebel 1857 and after. So during the era of the East India Company, the conditions of Nawabs turned miserable. Be it the Nawabs, be it the peasants or be it the sepoys, सारे लोगों के मीन्स पूरे भारतवर्ष में जितने भी लोग थे लगभग सारे लोगों का कंडीशन बिल्कुल भी मिजरेबल हो चुका था, डिटोरिएट हो चुका था. सो पहले हम लोग देखते हैं कि नवाब्स ने अपने पावर को किस तरीके से लूज किया. ओके, बेसिकली इन लोगों ने लूज तो नहीं किया बट ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनके पावर्स को मतलब रहने ही नहीं दिया. सो लेट अस लुक topic by topic. So the first topic is Nawabs lose their power. The company began to plan how to bring the Mughal dynasty to an end. तो कंपनी के पास सबसे पहला ये प्लानिंग आया उनके दिमाग में कि किस तरीके से ये मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को खत्म कर देना है. ठीक है, तो इन लोगों ने सबसे पहले क्या करना शुरू किया, इन लोगों ने जो मुगल शासक जो सिक्के इशू किया करते थे, ओके, उन सिक्कों से इनका नाम हटाना शुरू कर दिया, इनके इमेजेस, यानी कि कंपनी ने क्या किया, नवाब्स के नाम को और नवाब्स के इमेजेस को इनके सिक्कों पर से हटाना शुरू कर दिया. ओके, और कंपनी ने अपना सिक्का इशू करना भी शुरू कर दिया था. सो इन 1849 जो गवर्नर जनरल थे उस समय के लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जब जो आखिरी मुगल एम्परर हुए हमारे यानी कि बहादुर शाह जफर, ये अनाउंसमेंट बेसिकली डलहौजी ने ही किया था कि बहादुर शाह जफर जो होंगे वो आखिरी मुगल एम्परर होंगे, इनके बाद कोई मुगल राजा नहीं होगा, जो भी होगा वो प्रिंस होगा. गॉट इट. द फैमिली ऑफ द किंग वुड बी शिफ्टेड आउट ऑफ द रेड फोर्ट. और ये भी कह दिया था उन्होंने कि जो किंग का फैमिली होगा यानी जो मुगल शासकों का जो सक्सेसर्स होंगे उन्हें अब रेड फोर्ट छोड़ना होगा. रेड फोर्ट जो होगा वो अब एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बन जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का. ठीक है, और उन्हें दिल्ली में ही कहीं पे एक अलग से जगह दे दिया जाएगा जहां पर वो सारे किंग नहीं प्रिंस रहा करेंगे. सो इन 1856 गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग decided that बहादुर शाह जफर would be the last मुगल किंग. उन्होंने डिसाइड किया कि बहादुर शाह जफर जो होंगे वो लास्ट मुगल किंग होंगे और उनके डेथ के बाद जो भी उनके डिसेंडेंट्स होंगे वो किंग के तौर पे नहीं, राजा के तौर पे नहीं, वो प्रिंस के तौर पे जाने जाएंगे और उन्हें दिल्ली में ही कहीं एक पर्टिकुलर जगह दे दिया जाएगा. रेड फोर्ट में रहने की अनुमति नहीं रहेगी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उन्हें पेंशन दिया जाएगा जैसे कि बाकी राजाओं को पेंशन मिलते आ रहा है. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. तो इस स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे पीजेंट्स और सिपॉयज के साथ में क्या प्रॉब्लम था, इनके कंडीशंस कैसे थे, क्या किया था आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन लोगों के साथ में. तो ये पीजेंट्स कौन थे, ये किसान थे. सिपॉयज कौन हुए, ये सिपाही हुए. बेसिकली ये सिपॉय जो थे ये भी किसान ही थे जिन्हें यूनिफॉर्म पहना करके सेना में भर्ती कर लिया गया था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना में भर्ती कर लिया था. क्यों, ये सिपाहियों को क्यों भर्ती किया था इन लोगों ने, क्योंकि अगर ये ब्रिटेन से सेना मंगाते हैं तो फिर उन्हें काफी ज्यादा एक्सपेंस पड़ जाता है, इसलिए यहीं के लोगों को मोटिवेट करके या फिर जबरदस्ती उन लोगों ने अपनी सेना में एज सैनिक, ठीक है, भर्ती करना शुरू कर दिया. तो इन द कंट्री साइड यानी ग्रामीण क्षेत्रों में पीजेंट्स और जमींदार थे, उन्हें तो बहुत परेशान कर दिया इन लोगों ने टैक्सेस को बढ़ा बढ़ा करके, और इनका जो टैक्स कलेक्शन का जो सिस्टम था वो काफी रिजिड था, मतलब बहुत ही क्रूरता भरा हुआ था. ये बहुत ही जबरदस्ती तरीके से इनसे टैक्स लिया जाता था और जब भी ये फेल हो जाया करते थे टैक्स पे करने में तो फिर इन्हें बोला जाता था कि नहीं, कोई सुनवाई नहीं है, आपको कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज करके टैक्स पे करना ही होगा. तो फिर ये मनी लेंडर्स के पास जाया करते थे और फिर मनी लेंडर्स की चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, इंटरेस्ट के जाल में ये फंस जाया करते थे पीजेंट्स. ठीक है, और किसी ना किसी तरीके से ये जो इंटरेस्ट के जाल में जब फंस जाया करते तो इनके हाथ से इनकी जमीन चली जाती थी. जो इनकी पुश्तैनी जमीन थी वो चली जाती थी या तो मनी लेंडर्स के पास या तो कंपनी वाले इसके ऊपर कब्जा कर लिया करते थे.
द इंडियन सिपाहीज, अब ये सिपाहीज वही जो हो गए, सिपाही हो गए, जो कि बेसिकली क्या थे, एक पीजेंट ही थे, जिन्हें पीजेंट का ये लड़का था, यंग पीजेंट, जिसे भर्ती कर लिया गया था। ओके, उनके अंदर भी बहुत ज्यादा आक्रोश था, गुस्सा था। दे वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे, इनका सैलरी, इनकी जो सैलरी मिलती थी वो बहुत कम थी, जो भी अलाउंसेस और कंडीशन थे सर्विस के वो बहुत हार्श थे, कोई भी रेडी नहीं होगा उस पर काम करने के लिए, लेकिन इन्हें जबरदस्ती काम करवाया जा रहा था। सम ऑफ द न्यू रूल्स मोर ओवर, और जो नए नए कानून ये लोग बनाते जा रहे थे सिपाहीज के लिए, उनसे तो ऐसा इन्हें लग रहा था कि हमारे रिलीजियस सेंसिबिलिटीज और बिलीफ्स को, हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाने के लिए, या हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को तोड़ने के लिए, हमारे धर्म में बदलाव लाने के लिए ये सब चेंजेस कंपनी ला रही है। तो इनके दिमाग, इनका माइंडसेट कुछ ऐसा चेंज हो रहा था, जो भी सिपाहीज थे। तो इन दोज डेज, उस समय क्या हुआ करता था कि जो भी लोग थे हमारे देश में, वो ऐसा सोचते थे कि अगर हम सी को यानी समुद्र को क्रॉस करेंगे तो हमें, मतलब हमारा जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा, हमारा कास्ट से हमें निष्कासित कर दिया जाएगा। ठीक है, सो व्हेन इन 1824 द सिपाहीज वर टोल्ड टू गो टू बर्मा बाय द सी रूट, जब इन्हें बर्मा यानी कि जो म्यांमार का जो पोर्शन है वहां बोला गया कि आप समुद्र के रास्ते जाइए, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, हम समुद्र के रास्ते नहीं जाएंगे, अगर जाना इतना ही जरूरी है तो आप हमें लैंड के रास्ते दीजिए, हम सी रूट से नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसा ऐसा हमारी ऐसी ऐसी मान्यताएं हैं हमारी। ओके, क्योंकि सी रूट मींस लॉस ऑफ रिलीजन एंड लॉस ऑफ कास्ट। पता नहीं ये रिलीजन, मतलब ये मान्यता इन लोगों ने कब से मानना शुरू किया, तो उस हिसाब से तो हमारे जो प्रभु श्री राम है, ठीक है, उनका भी लॉस ऑफ रिलीजन, लॉस ऑफ कास्ट हो गया वो, क्योंकि वो भी एक तरीके से सी रूट के ही थ्रू गए थे, लैंड रूट से नहीं गए थे। वो अलग बात है, उन्होंने पुल बना, मतलब पुल बना करके गए थे वो, लेकिन ये सब ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस हैं। ब्राह्मण्स ने कब इसे किसी धर्मशास्त्र में लिख दिया होगा ये हम लोग भी नहीं जानते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तो इतने सारे लोग हैं जो कि समुद्र को क्रॉस कर करके कहाँ हर जगह जाते रहते हैं, तो क्या उन्हें रिलीजन और कास्ट से हटा निष्कासित कर दिया जाता है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया जाता है। तो ये समय समय की बात है, अलग अलग समय में अलग अलग मान्यताएं आती रहती हैं और जाती भी रहती हैं। ठीक है, तो ऐसा मानना था उन लोगों का कि रिलीजन और कास्ट से निष्कासित कर दिया जाएगा, लॉस ऑफ रिलीजन हो जाएगा अगर हम लोग समुद्र को क्रॉस करते हैं तो। सो दे वर सीवियरली पनिश्ड, फिर उन्हें बहुत बुरी तरीके से पनिश किया गया, और मतलब बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाने लगा उन लोगों के साथ में, बहुत बुरी तरीके से पीटा गया उन लोगों को। और फिर 1856 में द कंपनी ने एक नया लॉ पास कर दिया, विच स्टेटेड, उस लॉ के अनुसार क्या था कि एवरी न्यू पर्सन, चाहे जो भी नया बंदा, जो भी फौज में भर्ती हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट ले रहा है एक कंपनी की आर्मी में, हैड टू एग्री टू सर्व ओवरसीज। अब उन्हें ओवरसीज भी, यानी कि समुद्र क्रॉस करके भी दूसरे जगह पे जाकर के सर्विस देना पड़ेगा जब भी जरूरत पड़े। तो आज भी वही ना कि नियम कानून है हमारे मिलिट्री में। ठीक है, यानी कि जो भी उनके कमांडर इन चीफ उनको बोल देते हैं, ठीक है, वो उनको करना पड़ता है, चाहे इंडिया में, चाहे पाकिस्तान में, चाहे जहां भी जाना, मीन्स उनके ऑर्डर को मानना ही मानना है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर को मानना है, उनके चीफ आर्मी चीफ है उनके ऑर्डर को मानना है। ये सारी चीजें सबसे पहले आती है एक फौजी के लाइफ में। ठीक है, उसके बाद ही कुछ और आता है। तो सिपाहीज आल्सो रिएक्टेड टू व्हाट वाज हैपनिंग इन द कंट्री साइड। अब सिपाहीज, चलिए ये जो नौकरी पेशे में जो भी चेंजेस आ रही थी वो तो ये लोग किसी तरह से सह ले रहे थे, लेकिन ये सिपाही जो गांव में हो रहा था इनके फैमिली के साथ में जोर जबरदस्ती टैक्स कलेक्टिंग के लिए, उससे भी ये बहुत बुरी तरह से आक्रोशित थे अंदर से। क्योंकि ये सिपाही आखिर थे कौन, मैंने पहले ही बताया, ये सिपाही भी वही किसान के बेटे थे जिस किसान को बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं ये कंपनी वाले, टैक्स के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, रेवेन्यू पे करने के लिए। सो मेनी ऑफ देम वर पीजेंट्स ओनली एंड हैड फैमिलीज लिविंग इन द विलेजेस। तो इसीलिए ये पीजेंट्स जो थे, इन लोगों ने, मतलब ये जो गुस्सा था, ये जो क्रोध की लहर जो थी, ये पीजेंट्स के अंदर में बहुत तेजी से फैल गई। ओके, और पीजेंट्स गुस्सा यानी कि सिपाहीज गुस्सा, क्योंकि सिपाहीज कौन है, वो पीजेंट्स ही हैं जिन्हें आप यूनिफॉर्म पहना करके और फौज में भर्ती कर लिया है आप लोगों ने। ओके, नाउ रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म्स। अब ये जो भी रिफॉर्म्स ला रहे थे ब्रिटिशर्स, उसको लेकर के एक रेस्पॉन्स तो आना ही था। अब हम लोग क्या रेस्पॉन्स था उसके पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि और कौन कौन से लॉज या रिफॉर्म्स ब्रिटिशर्स ने लाए थे। तो लॉज वर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती। ये जो सती प्रथा थी इसे खत्म कर किए जाने के लिए लॉ पास कर दिया गया।
और विडो रीमैरिज को बढ़ावा देने मतलब इनकरेज किया जाने लगा। ओके, तो ये जो सती सिस्टम है ये तो वाकई में बहुत ही मतलब इनह्यूमन सिस्टम था। ये मतलब इंसान के लिए तो ये बिल्कुल भी मतलब एक तरह से क्या उसे हम लोग बोल सकते हैं, जिस तरीके से ट्रीटमेंट होती है नर्क में लोगों की वैसी ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये तो ब्रिटिशर्स ने बहुत अच्छा किया कि सती प्रथा को खत्म कर दिया पूरे तरीके से, ठीक है, और विडो रीमैरिज को बढ़ावा दिया उन लोगों ने। ये भी सही है, आज भी देखिए हमारे देश में या फिर दुनिया के लगभग हर कोने में विडो रीमैरिज मतलब अगर किसी भी वुमेन का हस्बैंड अगर मर जाते हैं किसी भी कारणवश तो उसे भी अपनी जीवन जीने का अधिकार है। ओके, राइट टू लिव हर लाइफ, जिसकी वजह से मतलब अगर जरूरत हो तो वो शादी दोबारा कर सकती है। ओके, इसके लिए उन्हें कोई रोक नहीं सकता है हमारे कंट्री में भी और दुनिया के लगभग हर कोने में। सती सिस्टम को उन लोगों ने खत्म कर दिया। लेकिन अभी के टाइम में देखो हम लोग कितना ज्यादा मतलब अच्छा बोल रहे हैं इसे, लेकिन जब हमारे पूर्वज हुआ करते थे उन्हें ऐसा लगता था कि यार ये सती सिस्टम खत्म कर दिया इन लोगों ने, यानी कि हमारे रिलीजियस जो भी फिलोसफीज है उसमें ये धीरे धीरे बदलाव ला रहे हैं और ये गलत कर रहे हैं। मतलब अब हमारे रिलीजन में भी ये हस्तक्षेप कर रहे हैं। पहले हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में हस्तक्षेप किया, हमारे राजाओं को तो पूरी तरह से उखाड़ फेंका, अब हमारे रिलीजन को भी ये खत्म कर देंगे और जबरदस्ती हमें क्रिश्चियंस में तब्दील यानी कि कन्वर्ट होने पे मजबूर कर देंगे। ओके, तो पहले तो ये गुस्सा था। दूसरा क्या था कि इंग्लिश लैंग्वेज जो पढ़ाई में इन लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज को कंपलसरी कर दिया और बहुत ही मतलब उम्दा तरीके से प्रमोट भी करने लगे इंग्लिश लैंग्वेज को। आफ्टर 1830 द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से सुचारू रूप से फंक्शन कर सकते हैं पूरे इंडिया में, ठीक है। उन्हें बहुत ही कम दाम पे लैंड वगैरह भी मिलना शुरू हो गई, प्रॉपर्टी वगैरह इनहेरिट करने की आजादी उन्हें मिल गई, ठीक है। अब वो मतलब खुले दर्शन दे दिए गए एक तरीके से क्रिश्चियन मिशनरीज को कि आप आओ फंक्शन करो और जितना ज्यादा हो सके अपने रिलीजन को प्रमोट करो भारत में। इन 1850 एक नया लॉ पास कर दिया गया था। इसमें क्या था कि बहुत ही आसानी से इस लॉ के तहत, इस लॉ का नाम मैं बता देता हूँ ऑल्दो इट इज नॉट रिटन ओवर हियर, लेक्स लोकाई एक्ट नाम है, LEX लेक्स लोकाई LOCI लोकाई एक्ट, ये पास कर दिया गया था जिससे कि कोई भी धर्म किसी भी धर्म के मानने वाले क्रिश्चियनिटी में आसानी से तब्दील हो सकते थे। अब हमारे भारत में क्या था भाई कि अगर आप धर्म परिवर्तन करते हो तो फिर आपको परिवार से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो फिर अगर परिवार से निष्कासित कर दिया गया यानी परिवार की प्रॉपर्टी में आपकी हिस्सेदारी भी खत्म। लेकिन इस लेक्स लोकाई एक्ट में क्या था कि अगर आप क्रिश्चियन धर्म को अपनाते हो तो आपको परिवार से निष्कासित नहीं किया जाएगा, ठीक है, और प्रॉपर्टी में भी बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। तो इससे क्या हो गया कि अब वो लोग क्रिश्चियनिटी को पूरे अच्छे तरीके से प्रमोट करना शुरू कर दिया और लोग अपनाना भी शुरू कर दिया और उन्हें परिवार से निष्कासित भी नहीं किया जाता, मतलब वो बंद कर दिया गया, क्योंकि अगर निष्कासित किया जाता उन्हें परिवार से तो फिर उस पर केस चलता और लास्टली इन्हें भी राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार मिल ही जाता, ठीक है। तो मतलब आसान कर दिया इन्होंने क्रिश्चियनिटी में तब्दील करना लोगों को। Many Indians began to feel that the British were destroying their religion. तो बहुत ज्यादा इंडियंस मतलब सारे लगभग 80% ऑफ द इंडियन पीपल को ये लगने लगा कि जो ब्रिटिशर्स है ये हमारे रिलीजन को, हमारे ट्रेडिशन को, हमारे सोशल कस्टम्स को, हमारे कल्चर, हमारे रिचुअल्स, ये सब पे एक दुष्प्रभाव डाल रहे हैं, इसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर और भी ज्यादा गुस्सा उमड़ पड़ा। मतलब ये एक ही दिन ऐसा नहीं हुआ कि ये लोग तुरंत क्रोधित हो गए, ठीक है, और इन लोगों ने रिवोल्ट कर दिया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। धीरे 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 ये लोग रिफॉर्म्स लाते जा रहे थे और इनका जो ये और इंडियंस जो थे वो आग बबूला होते जा रहे थे। गॉट इट? Now moving to the next slide. After 100 years of conquest and administration, the East India Company faced a massive rebellion, and that started in May 1857. तो May 1857 में एक बहुत ही बड़ा विद्रोह होता है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। सिपॉयज म्यूटिनी मतलब क्या होता है कि सिपॉयज जो थे उन लोगों ने म्यूटिनी कर दी, इसे सिपॉय म्यूटिनी भी कहते हैं। जो हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857, इसके कई नाम है, कुछ नेम ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने दिया, कुछ नेम इंडियन हिस्टोरियंस ने दिया। फॉर एग्जांपल सिपॉय म्यूटिनी यानी सिपाही विद्रोह, ये एक छोटा सा विद्रोह एक बहुत ही छोटा सा संकुचित शब्द है, ठीक है। इसका नाम दिया आप संकुचित है तो इस जाहिर सी बात है कि इसे बहुत छोटा दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो ये ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इसे सिपॉय म्यूटिनी कहा है और इंडियन हिस्टोरियंस ने इसे बड़ा दिखाने की कोशिश की है। तो इसे उन लोगों ने द ग्रेट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 ऐसा नाम देने की कोशिश की है, ठीक है।
लेकिन ब्रिटिशर्स ने सिपाही म्यूटिनी ही कहा है, बोला कि ये छोटा मोटा एक विद्रोह था जो कि सिपाहियों ने किया और इसे 1 साल 1 महीने 10 दिन में खत्म कर दिया गया। ये टाइम पीरियड था, ये रिवोल्ट चला था 1 साल 1 महीने और 10 दिन, ये आप लोग याद रख लीजिएगा। तो सिपाही म्यूटिनी इन सेवरल प्लेसेस, ये शुरुआत हुआ था मेरठ से, एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी रोज अप इन रिबेलियन। तो बहुत अलग अलग सोसाइटी के लोगों ने इस रिबेलियन में पार्ट लिया था। नवाब्स ने भी पार्ट लिया था, पीजेंट्स ने भी पार्ट लिया था, कुछ सिपाहीज ने भी पार्ट लिया था, पार्टिसिपेट किया था। तो अब किस तरीके से हुआ था, अब ये जो ट्रिगर फैक्टर था, ये रिवोल्ट अचानक से आखिर में शुरू कैसे हुआ, क्यों हुआ, सबसे मेन कॉज क्या था रिवोल्ट का, वो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं। तो मेन कॉज था रिवोल्ट का, ऑन 29 मार्च 1857 एक यंग सोल्जर मंगल पांडे जी को हैंग कर दिया गया था, फांसी की सजा दे दी गई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्रोध में गुस्से में आकर के बैरकपुर में अपने ऑफिसर के ऊपर में गोली चला दी थी। जाहिर सी बात है वो गोली उन्हें लगी नहीं थी, ये एक ओपन फायर था, ठीक है, आसमान में फायर किया था उन्होंने, गोली लगी नहीं थी, ठीक है। कुछ दिनों के बाद सम ऑफ द सिपाहीज ऑफ रेजिमेंट एट मेरठ रिफ्यूज्ड टू द आर्मी ड्रिल, तो कुछ दिनों के बाद आर्मी ड्रिल करने से मना कर दिया उन लोगों ने। क्यों? क्योंकि ड्रिल में ये बेसिकली एक पीटी एक्सरसाइज होता है, ठीक है, एक्सरसाइज होता है जिसमें, या फिर ट्रेनिंग का पार्ट होता है, जिसमें उन्हें एक नया राइफल, एनफील्ड राइफल चलाना सिखाया जा रहा था। अब एक उस समय एक रूमर फैल गया था, ये ब्रिटिशर्स के जो इंडियन सिपाहीज थे उनके बीच में ये रूमर फैल गया था। ये जाहिर सी बात है ये रूमर ही है, क्योंकि इसको लेकर के कोई मतलब लैब रिपोर्ट्स ये सब कुछ भी नहीं आया है कि वाकई में ऐसा कुछ था। क्या था वो मैं बताता हूँ। वो ये था कि ऐसा मतलब कहा गया था कि ये जो रॉयल एनफील्ड राइफल का जो गोली है, ठीक है, उसे ये लोग मुंह से छील करके इसके लुब्रिकेटर को, मतलब इसके जो मॉइस्चर पार्ट था उसको हटाते थे, और ये माना जाता था कि ये जो लुब्रिकेटर है, ठीक है, ये काऊ और फैट, मतलब काऊ और पिग्स के फैट से बना हुआ है, ठीक है। अब ये हिंदुओं के लिए भी एक मतलब गुस्सा आने वाली बात हो गई कि हिंदू भी इसे अपोज करने लगे और मुस्लिम भी अपोज करने लगे। हिंदू क्यों अपोज करने लगे? बिकॉज गाय को हम लोग मतलब माता का दर्जा देते हैं, और मुस्लिम जो है वो पिग्स को बहुत ही अपवित्र मानते हैं, ठीक है। तो ये बोला गया कि ये जो कार्ट्रिज है इसके ऊपर में गाय और सूअर की चर्बी की लुब्रिकेटिंग की हुई है, और इसे दांत से छीलना पड़ता था, यानी मुंह से लगाना पड़ता था। ये एनफील्ड राइफल है, ठीक है। ये एनफील्ड राइफल नाम क्यों पड़ा उस राइफल का? क्योंकि लंदन में एक जगह एनफील्ड वही बेस की फैक्ट्री थी, वहां से ये मतलब भारत में इंपोर्ट हुआ था और यहाँ पे सिपाहियों को सिखाया जा रहा था, तो उन लोगों ने इसे यूज करने से मना कर दिया। अगर मंगल पांडे जी ने भी जो गोली चलाई थी वो इसी के विद्रोह में की थी। तो फिर ब्रिटिशर्स ने यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने क्या किया, 85 सिपाहीज को डिसमिस कर दिया सर्विस से और 10 साल की जेल की सजा सुना दी गई अपने ऑफिसर्स को डिसोबे करने के लिए। सोचिए कितना हार्श लॉ होता है आर्मी का। दिस हैपेंड ऑन 9 मई 1857, ये होता है 9 मई 1857 को। अब इसके रिस्पॉन्स में जो सोल्जर्स थे उन्होंने 10 मई को क्या कर दिया, रिवोल्ट कर दिया। रात में जो पुलिस थाना था उस पे आग लगा दी और कुछ सारे डॉक्यूमेंट्स भी जल गए, और साथ साथ में कुछ ऑफिसर्स भी उसमें जल करके उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी ब्रिटिश ऑफिसर्स की। So on 10th May the soldiers marched to the jail in Meerut and सारे प्रिजनर्स को छुड़ा दिया, रिलीज करवा दिया। फिर बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को अटैक करके उन लोगों ने मार भी दिया, उनके गन्स और एम्यूनिशंस को कैप्चर कर लिया, अपने अंडर में रख लिया, उनके बिल्डिंग्स को आग के हवाले कर दिया और जो भी प्रॉपर्टी थी सब कुछ जला दिया, ठीक है। और फिरंगीज के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया उन लोगों ने। लेकिन वॉर तो डिक्लेयर कर दिया, लेकिन वॉर लड़ने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक हम लोग क्या बोलते हैं, एक किंग की जरूरत होती है, ठीक है, एक दिशा दिखाने वाली की जरूरत होती है। तो कोई मिल नहीं रहा था उस हिसाब से, तो फिर उन्हें याद आते हैं बहादुर शाह जफर। तो वो रातों रात निकल जाते हैं मेरठ से दिल्ली की ओर, ठीक है, और सुबह 4 बजे पहुंचते हैं बहादुर शाह जफर के लाल किले के दरवाजे पे। दरवाजे पे खटखटाहट की आवाज सुनते ही जब बहादुर शाह जफर को पता चलता है कि मेरठ से सिपाही आए हैं, उन्होंने इतना बड़ा कांड कर दिया वहां पे, तो बहादुर शाह जफर तो पहले घबरा जाते हैं, क्योंकि उनकी एज उस समय 67-68 साल हो रही होती है, इतने बुजुर्ग, और वो लड़ाई में कैसे अगुवाई कर सकते हैं, ठीक है।
तो वो अगुवाई करने के लिए पहले तो रिलक्टेंट रहते हैं, पहले तो वो ना बोलते हैं, लेकिन फिर भी जब सोल्जर्स उन्हें थोड़ा अंदर से मोटिवेट करते हैं तो वो फिर रिलक्टेंटली रेडी हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आता है कि वो रेडी तो हो जाते हैं, लेकिन आप भी सोच सकते हो एक 68 साल के बुजुर्ग लड़ाई में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो बस नाम के लिए लड़ाई में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन उनका जो काम था वो उनके जनरल बख्त खान नाम था उनका। ओके, जनरल बख्त खान, इट इज नॉट मेंशन्ड ओवर हियर, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जनरल बख्त खान बहादुर शाह जफर की तरफ से एक्टिंग रूलर थे। ठीक है, वो सारा निर्देश वगैरह दे रहे थे सिपाहियों को, और बहादुर शाह जफर जो थे वो सिर्फ एक डोमिनेंट लीडर थे, वो सिर्फ देख रहे थे या फिर दिशा निर्देश ये भी देते थे, लेकिन मेन काम जनरल बख्त खान कर रहे थे। वो कौन थे? बहादुर शाह जफर के जनरल थे, सिपाहियों के जो जनरल होते हैं वो चीफ। ही रोट लेटर्स, फिर बहादुर शाह जफर क्या करते हैं, उसी दिन लेटर्स लिखना शुरू करते हैं अगल बगल के राजाओं को कि आप ही आइए और पार्टिसिपेट करिए और हमारी हेल्प भी करिए। कुछ राजा मान लेते हैं, ज्यादातर राजा जो होते हैं जैसे कि पंजाब के राजा हो गए, जैसे कि मेवाड़, राजस्थान वगैरह, ये सब जो राजा हो गए, ठीक है, इन लोगों ने साफ तरीके से मना कर दिया। इनफैक्ट इन लोगों ने सपोर्ट कर दिया ब्रिटिशर्स को ही। तो दिस सिंगल स्टेप टेकन बाय बहादुर शाह जफर, इसका एक ग्रेट इम्प्लीकेशंस भी था, लेकिन ब्रिटिशर्स, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को ये पता चल चुका था, ऑफिसर्स को ये पता चल चुका था कि ये जो बुजुर्ग बहादुर शाह जफर जी हैं, अब ये यानी मुगल का नाम जुड़ गया है, तो अब ये एक छोटा सा लड़ाई नहीं रहा, अब ये एक बहुत बड़ा मतलब क्रांति बन चुका है। ठीक है, और अब इसे जीतना काफी मुश्किल होने वाला है। सो द रिबेलियन अब किस तरीके से स्प्रेड होता है ये हम लोग देख लेते हैं। तो आफ्टर द ब्रिटिशर्स वर रूटेड फ्रॉम दिल्ली, देयर वाज नो अपराइजिंग फॉर ऑलमोस्ट अ वीक। इट टुक दैट मच टाइम फॉर न्यूज़ टू ट्रैवल। तो फिर लगभग एक सप्ताह तक ये न्यूज़ चारों तरफ ट्रैवल हुआ, पहुंचा। देन अ स्पर्ट ऑफ म्यूटिनीज बिगन, उसके बाद धीरे-धीरे अलग-अलग जगहों पे विद्रोह होना शुरू हो गया। रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट म्यूटिनी, सारे के सारे बहुत धीरे-धीरे जितने भी रेजिमेंट थे, सारे रेजिमेंट ने ब्रिटिशर्स यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया एंड टुक ऑफ टू जॉइन अदर ग्रुप्स। और फिर ये लोग धीरे धीरे जो भी लोकल नवाब थे वहां के, जो कि रिवोल्ट करने को रेडी हो चुके थे, उनके साथ में ये ब्रिटिश आर्मी के जो इंडियन सिपाहीज थे उन लोगों ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया। और इनका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था दिल्ली, कानपुर और लखनऊ। ठीक है, आफ्टर देम द पीपल ऑफ द टाउन्स एंड विलेजेस, फिर ये सिपाहीज के साथ साथ में जो लोग थे टाउन्स के, विलेजेस के, उन लोगों ने भी ये रिबेलियन को ज्वाइन कर लिया। एंड दे रैलीड अराउंड देयर लोकल लीडर्स, जमींदार्स एंड चीफ्स हु वर प्रिपेयर्ड टू एस्टैब्लिश देयर अथॉरिटी एंड फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ठीक है, इन लोगों ने अपने जमींदार, चीफ्स, लोकल लीडर्स के साथ होना सही समझा, क्योंकि वो लोग अब पूरी तरह से तैयार थे कि हमें ब्रिटिशर्स को उखाड़ फेंकना है, हमें पहले जैसी आजादी चाहिए, हमें अब ब्रिटिशर्स के शासन को झेलने की जरूरत नहीं है, और अभी अगर जीत हासिल नहीं हुई तो फिर हम लोग कभी भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं जीत सकते। तो सब एक हो लिए थे, लेकिन एक होते हुए भी सब अलग अलग तरीके से लड़ रहे थे। एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज नहीं थी। ठीक है, सब अपने अपने टेरिटरी को बचाने के लिए लड़ रहे थे। उस समय कुछ ऐसा नहीं था कि भारत को बचाने के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, क्योंकि भारत उस समय बहुत अलग अलग प्रेसिडेंसीज में, बहुत सारे अलग अलग प्रेसिडेंसीज में बटा हुआ था, और सारे लीडर्स जो थे वो अपने अपने राज्य को सिर्फ अंग्रेजों से छुटकारा दिलाना चाह रहे थे, जिसकी वजह से एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है या यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो नहीं था। तो ये एक रीजन था हमारे 1857 के विद्रोह या फिर लड़ाई को हारने का। ठीक है, और भी बहुत सारे रीजन थे, उसमें से ये सबसे बड़ा रीजन था कि एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल भी नहीं था उस टाइम में, और हम लोग देश के लिए नहीं, हम लोग अपने अलग अलग पर्टिकुलर टेरिटरी के लिए लड़ रहे थे। अब देखते हैं कि कहां कहां पे क्या क्या हुआ। तो नाना साहेब जो थे एडॉप्टेड सन थे लेट पेशवा बाजीराव के। अब एडॉप्टेड सन थे तो इनकी जो इन्हें कानपुर भेज दिया गया था, मराठा एम्पायर इनसे छीन लिया गया था। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है एडॉप्टेड सन थे, हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था। ठीक है, कौन कौन से एक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो एक था आपका सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस के तहत भी बहुत सारे टेरिटरीज को एनेक्स किया गया था, और एक था आपका
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। तो सब्सिडरी अलायंस के तहत भी बहुत सारे टेरिटरीज को एनेक्स किया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत नाना साहेब से वो उनका मराठा एम्पायर छीन लिया गया था और उन्हें बोल दिया गया कि अब आप जाके कानपुर में रहो, हम आपको पेंशन देते रहेंगे, ठीक है। तो ये भी क्रोधित थे, इन्होंने सोचा कि अभी मौका है, चौका मार लेना चाहिए, देख लेते हैं, अगर जीत जाते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जीतते हैं तो फिर ये टुकड़ों में जीने से क्या फायदा। He declared that he was a governor under Emperor बहादुर शाह जफर। तो उन्होंने भी बोल दिया कि मैं बहादुर शाह जफर जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ने को तैयार हूँ। लखनऊ में, तो कानपुर से नाना साहब जी रेडी थे, लखनऊ में ब्रिटिश कादिर द सन ऑफ द डिपोज नवाब वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह ये कहाँ के नवाब थे, मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, ओके। अवध के जो नवाब थे नवाब वाजिद अली शाह, उनके बेटे ब्रिजेश कादिर और उनकी अम्मी या फिर यानी कि ब्रिजेश कादिर की माँ नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी, ठीक है, बेगम हजरत महल, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया लखनऊ से और वो लोग ब्रिटिशर्स के यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ रेडी हो गए अपने पूरे ट्रूप्स के साथ में, और वो भी रेडी हो गए बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ाई को लड़ने के लिए। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने मोर्चा संभाल रखा था, ठीक है। जहाँ अब इनकी मदद तात्या तोपे कर रहे थे, ठीक है, और नाना साहिब कर रहे थे, ये लोग भी दोनों इनके जनरल थे, ठीक है। तो मेन सेंटर्स मैंने आपको बता दिया, कानपुर से पेशवा बाजीराव के बेटे नाना साहब थे, ये अडॉप्टेड सन थे, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत इनसे पेशवा से छीन लिया गया, इन्हें पेशवा से दिया ही नहीं गया था। अब ब्रिजेश कादिर जो कि नवाब वाजिद अली शाह, जो नवाब कहाँ के थे, अवध के नवाब थे, इन्हें भी मिस गवर्नेंस के तौर पे हटा दिया गया था, तो ये भी गुस्सा थे। तो इन लोगों ने भी चलो सोचा कि चलो ये बहुत अच्छा मौका है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से बदला लेने का और अपनी टेरिटरी को वापस से ऑक्यूपाई करने का, ठीक है। और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इनसे भी इनकी टेरिटरी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ही छीन ली गई थी। तो ये भी मोर्चा संभाले हुई थी झांसी में, ओके। लेकिन इन्होंने सपोर्ट मांगा था ग्वालियर के सिंधिया से, उन्होंने इनका सपोर्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से इन्हें हार का सामना करना पड़ गया। आगे देखते हैं हम लोग। तो दिल्ली द कंपनी फाइट्स बैक, किस तरीके से कंपनी ने फाइट करके वापस से और सारे टेरिटरीज को वापस से रीऑक्युपाई किया। तो सबसे पहले दिल्ली को रीऑक्युपाई किया, क्योंकि सबसे पहले दिल्ली ही उनके हाथ से निकला भी था और दिल्ली को एक सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता था, ठीक है। इसलिए दिल्ली को ऑक्युपाई करना, रीऑक्युपाई करना बहुत ज्यादा जरूरी था कंपनी के लिए। तो दिल्ली वाज रिकैप्चर्ड फ्रॉम द रेबल फोर्सेस इन सितंबर 1857, ठीक है। मई में शुरू हुआ था रिवोल्ट, मई में फतेह हासिल की थी बहादुर शाह जफर की सेना ने, और सितंबर में वापस से दिल्ली चला गया अंग्रेजों के अंडर में। द लास्ट मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर वाज ट्राइड इन कोर्ट, इन पे कोर्ट की कार्रवाई चलाई गई और इन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब जिंदगी भर जेल में रहने की सजा सुना दी गई। बताओ, इतने बुजुर्ग वो भी नवाब को आप जेल में रखोगे। हिज सन्स वर शॉट डेड, इनके जो बेटे थे और इनके जो पोते थे, ठीक है, उन्हें पॉइंट ब्लैंक रेंज से खूनी दरवाजा, यानी कि जो खूनी दरवाजा मैं आपको बताता हूँ वो है क्या, वो बेसिकली जो आपने फिरोज शाह कोटला मैदान है, ठीक है, उसके अलग अलग दरवाजे पे खड़ा करके पॉइंट ब्लैंक रेंज से, मतलब एकदम गोली को सर में सटा करके और फायर किया गया था। इनके बेटे और इनके पोतों को इस तरीके से मारा गया था, ठीक है। He and his wife बेगम जीनत महल were sent to prison in रंगून, और रंगून भेज दिया गया जेल में इन्हें, जहाँ पे अक्टूबर 1858 तक में इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और नवंबर 62 में बहादुर शाह जफर डाइड इन रंगून जेल इन नवंबर 1862। तो 1858 में इनको जेल भेजा जाता है और 4 साल के बाद इनकी डेथ हो जाती है जेल में ही। तो द ब्रिटिश आल्सो ट्राइड देयर बेस्ट टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ द पीपल। उसके बाद उन्होंने सोचा कि आखिर ये हुआ क्यों, ये विद्रोह क्यों हुआ, क्योंकि हमारी जो लॉयल्टी है, मतलब लोग अब हम पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम उनके अच्छे के लिए नहीं सोच रहे। तो उन्होंने सोचा कि चलो लोगों की लॉयल्टी को जीत लेना चाहिए हमें। दे अनाउंस रिवॉर्ड्स फॉर लॉयल लैंड होल्डर्स। अब जो लॉयल लैंड होल्डर्स थे, जो कि ब्रिटिशर्स को अच्छे तरीके से रेवेन्यू वगैरह प्रोवाइड करा रहे थे, उनके लिए उन लोगों ने रिवॉर्ड वगैरह इशू करा दिया। एंड अलाउड टू कंटिन्यू टू एंजॉय ट्रेडिशनल राइट्स। बोला कि आपका जो ट्रेडिशनल राइट्स है आप सब कुछ एंजॉय करो, मुझे बस रेवेन्यू से मतलब है, ठीक है, आपकी जमीन आपसे हम लोग नहीं छीन रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं आफ्टर मैथ ऑफ द रिवोल्ट के बाद क्या हुआ, क्या क्या पॉलिसीज में चेंज लाए गए, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ रिवोल्ट के बाद। तो द ब्रिटिश हैड रीगेन्ड कंट्रोल ऑफ द कंट्री बाय द एंड ऑफ 1859।
ठीक है। 1859 के बाद ब्रिटिशर्स का पूरा दबदबा हो गया कंट्री पे, बट दे कुड नॉट कैरी ऑन रूलिंग द लैंड विद द सेम पॉलिसीज। लेकिन अब वो पॉलिसीज काम नहीं करेगी, तो पॉलिसीज में बदलाव लाया गया। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास अ न्यू एक्ट इन 1858। 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया को गवर्न करने के लिए नए एक्ट को पास कर दिया, ठीक है। और जो भी पावर्स थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो सारी की सारी पावर्स को ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया, यानी क्वीन के अंदर वो सारा पावर आ गया। अब हम ये कह सकते हैं कि 1857 के बाद जब ये नया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो एक्ट पास किया है, जिसमें सारी की सारी पावर जो क्वीन के पास चली गई, तो अब हम कह सकते हैं कि कंपनी का शासन खत्म हुआ और ब्रिटिश राज्य की स्थापना हुई 1858 में। अब मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट, एक ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर को अपॉइंट कर दिया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और जो भी गवर्नमेंट का जो भी मैटर है, ठीक है, वो सब कुछ इसे सौंप दिया गया कि भाई आपको अब गवर्न करना है इंडिया को, ठीक है। ही वॉज गिवन अ काउंसिल टू एडवाइज हिम, उन्हें एक काउंसिल भी दिया गया, लोगों का संगठन दिया गया कि वो एडवाइज करेंगे इन्हें कि किस तरीके से हमारे भारत देश, मतलब भारत देश को गवर्न करना है। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसरॉय, ठीक है। उस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, वो आखिरी गवर्नर जनरल हुए और फर्स्ट वाइसरॉय हुए, उनका टाइटल चेंज कर दिया गया, वाइसरॉय का टाइटल दे दिया गया। दैट इज अब वाइसरॉय का मतलब क्या होता है, ये एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव थे क्राउन के, ठीक है, यानी क्वीन के रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। Throughout these measures, the British government accepted direct responsibility for ruling India. उसके बाद इतने सारे मेजर्स को इम्प्लीमेंट करने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कह दिया कि अब हम डायरेक्टली भारत को शासित करेंगे, अब कोई भी कंपनी यहाँ पर नहीं है, ब्रिटिश राज की स्थापना हो चुकी है, ठीक है। ऑल द रूलिंग चीफ्स ऑफ द कंट्री वर assured that their territory would never be annexed in future. उन लोग, मतलब जितने भी रूलिंग चीफ्स थे जिन्होंने इनका साथ दिया था रिवोल्ट ऑफ 1857 को सप्रेस करने में, उन्हें यह कह दिया गया कि अब आपकी टेरिटरीज को एनेक्स नहीं किया जाएगा, ठीक है, आप रूल करो लेकिन हमारे शर्तों पे। दे वर अलाउड टू पास ऑन देयर किंगडम टू देयर हायर, बोला कि आप अपने किंगडम्स को अपने उत्तराधिकारियों को सौंप सकते हो, इंक्लूडिंग अडॉप्टेड सन्स। अब अडॉप्टेड सन्स को भी आप सौंप सकते हो, यानी कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था इसे खत्म कर दिया गया। हाउएवर दे वर मेड टू एक्नॉलेज द ब्रिटिश क्वीन एज देयर सोवरेन पैरामाउंट, लेकिन सोवरेन पैरामाउंट जो होंगी, यानी कि जो सबसे बड़ी हेड होंगी इस पूरे टेरिटरी की, वो क्वीन ही होंगी। आपको क्वीन की हर एक बात को मानना होगा, आप जो भी करो अपने अंडर में, लेकिन जो क्वीन बोल देती है वो आपको मानना पड़ेगा, मतलब करता धरता पूरी क्वीन हो चुकी थी। Thus the Indian rulers were to hold their kingdoms, but they were the subordinates of the British crown. बोले कि आप अपने किंगडम्स को ठीक है अच्छे से चलाओ, गवर्न करो, बट जो भी पॉलिसीज आप बनाओगे वो एक बार क्वीन के नजर के सामने से या फिर वाइसरॉय के नजर के सामने से गुजरना ही चाहिए, ठीक है, उनके परमिशन से ही आप कुछ कर सकते हो। इट वॉज डिसाइडेड, ये डिसाइड किया गया था कि दैट द प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी वुड बी रिड्यूस्ड। अब देख लिया गया कि भाई इंडियन सोल्जर्स कभी भी रिवोल्ट कर सकते हैं, तो ऐसा रिवोल्ट वापस से ना हो, तो इंडियन सोल्जर्स की जो गिनती थी, जो प्रोपोर्शन थी, उसे कम कर दिया गया और यूरोपियन सोल्जर्स के प्रोपोर्शन को बढ़ा दिया गया, क्योंकि उनको पता था कि यूरोपियन सोल्जर्स तो कभी भी हमारे खिलाफ विद्रोह नहीं करेंगे, ठीक है। और ये भी डिसाइड किया गया कि ये जो अवध के सोल्जर्स है, बिहार के सोल्जर्स हैं जिन्होंने रिवोल्ट किया था, अब यहाँ से बहुत कम सोल्जर्स को लिया जाएगा, ना के बराबर ही लिया जाएगा। सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया एंड इन लोगों के सोल्जर्स, मतलब यहाँ के सोल्जर्स को हम लोगों को ज्यादा रिक्रूट नहीं करना है, बहाल नहीं करना है फौज में। मोर सोल्जर्स वुड बी रिक्रूटेड फ्रॉम द गुरखास, गुरखा यानी वही हो गए नेपालीज वगैरह, इन लोगों से ज्यादा सोल्जर्स, मतलब यहाँ से ज्यादा सोल्जर्स को लेना है। सिख और पठान, इन लोगों ने सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स को, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो ये लोग एक तरह से लॉयल मान रहे थे ब्रिटिशर्स इन्हें। अब इन लोगों को आपको क्या करना है, ब्रिटिशर्स ने सोच लिया कि अब इन्हीं लोगों को नौकरी देंगे, अवध बिहार सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया के सोल्जर्स को हम लोग नौकरी नहीं ही देंगे, मीन्स ज्यादा कोशिश करेंगे कि नहीं देने का, ठीक है। The land and property of Muslims was confiscated on large scale and they were treated with suspicion and hostility. Muslims की जो land और property थी, large scale property, इसको confiscate कर दिया गया, नीलाम बेसिकली कर दिया गया और इन्हें थोड़ा मतलब सस्पिशन की नज़र से, हॉस्टाइल नज़र से देखा जाने लगा, क्योंकि बहादुर शाह जफर ने, ऐसा लगता था कि बहादुर शाह जफर ने उन्हें धोखा दिया है, मतलब धोखा नहीं दिया, आप इतना ज़्यादा उन पर दबाव भी डाल दिए थे कि वो भी बस एक मौके की तलाश में थे। The British ये सोचते थे that they were responsible for the rebellion in a big way. उन्हें ये लगता था ये जो मुस्लिम रूलर्स हैं
यही रेबेलियन के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजियस, ब्रिटिशर्स ने सोचा कि भाई इनके रिलीजन को हमें रिस्पेक्ट देना ही होगा, और जो भी सोशल प्रैक्टिसेस ये करते हैं उसमें हम लोग ज्यादा बदलाव अब नहीं करेंगे। मेजर तो उन लोगों ने बदलाव कर ही दिया था, सती प्रथा को हटा दिया था, ये बहुत ही अच्छा काम किया था ब्रिटिशर्स ने। एंड द पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स, और नए नए पॉलिसीज बना दिए गए जिससे लैंडलॉर्ड और जमींदार के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, एंड गिव देम सिक्योरिटी ऑफ राइट्स ओवर देयर लैंड्स। Thus a new phase of history began after 1857 and the company Raj ended. British Raj was established in this way. तो ये हुआ हमारे चैप्टर का अंत। ओके, होप कि आपको ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज गिव अ थम्स अप, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि वो भी इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ जाएं। गॉट इट? और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो, बट प्लीज कीप ऑन लाइकिंग, शेयरिंग एंड कमेंटिंग। ओके, टिल देन, thanks for watching my video and Jai Hind.